पूरे दिन में वेद प्रताप ने 2 नीलामी घरों, 1 व्यापार मेले और 5 खजाना व्यापार मंडपों का दौरा किया था जो सम्मानित परिवारों द्वारा स्थापित किए गए थे, और फिर भी उसे कोई खरीदार नहीं मिला था। ग्रेट पैवेलियन में वापस आते समय वेद प्रताप ने आह भरी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि कुछ शिलालेख बेचना इतना मुश्किल होगा। हालांकि यह सिर्फ एक छोटा सा झटका था। वेद प्रताप पर तिरस्कारपूर्ण तानों और उपहासों का कोई असर नहीं हुआ। मार्शल आर्ट की साधना से होने वाला दर्द और पीड़ा किसी भी मनोवैज्ञानिक दर्द से कई गुना ज्यादा थी। भले ही सन्नी बतराजिया विभोर, उसकी गरीब पारिवारिक पृष्ठभूमि, उसकी निम्न साधना के बारे में उसे ताना मार रहा हो, लेकिन इनमें से कोई भी वेद प्रताप के मार्शल आर्ट के दिल को प्रभावित नहीं कर सका। उसने प्रतीक पत्र रख दिए और ट्रू प्राइमल केओटिक फॉर्मूला का अभ्यास करना शुरू कर दिया। यद्यपि उसने इस महीने हर दिन शिलालेख तकनीकों का अभ्यास किया था, फिर भी वह ट्रू प्राइमल केओटिक फॉर्मूला का अभ्यास करने के लिए कुछ समय निकालने में कामयाब रहा। अब उसकी कड़ी मेहनत के साथ ट्रू प्राइमल केओटिक फॉर्मूला ने पहले स्तर की संपूर्णता को पहले ही समाप्त कर दिया था। उसकी अपनी मार्शल आर्ट साधना भी शरीर परिवर्तन के पहले स्तर के शिखर पर थी। 9 पत्थरों की ताकत और लोहे की लकड़ी को चकनाचूर कर सकने वाली मुट्ठी के साथ यह इस बात का प्रमाण था कि वह शरीर परिवर्तन के प्रथम स्तर शक्ति प्रशिक्षण के शिखर पर था। 9 पत्थर 900 किलो के बराबर थे। यह शरीर परिवर्तन के पहले स्तर का चरम था। लेकिन वास्तविकता यह थी कि वेद प्रताप की वर्तमान ताकत 1000 किलो से कम नहीं थी। यह केओटिक कॉम्बैट मरीडियन के प्रभाव के कारण था जो उसके प्रशिक्षण पर था, और केवल इतना ही नहीं बल्कि उसकी ताकत प्रतिदिन बढ़ रही थी। फिर भी वेद प्रताप वास्तव में अभी भी शरीर परिवर्तन के पहले स्तर पर अटका हुआ था। ट्रू प्राइमल कैओस फॉर्मूला के साथ अपनी आत्मा शक्ति को प्रसारित करने के बाद वेद प्रताप ने हड्डियों की अपनी समझ पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। उसका खुद का हड्डियां निकालने का समय पहले से ही दक्षता और गति के एक अत्यंत उच्च स्तर पर पहुंच चुका था, यहाँ तक कि एक दूसरे स्तर का क्रूर जानवर भी उसके अभ्यास अनुरोधों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं था। दुर्भाग्य से ग्रेट क्लैरिटी पैवेलियन में भी तीसरे स्तर के क्रूर जानवर बहुत दुर्लभ थे। वेद प्रताप इन दुर्लभ जानवरों पर अभ्यास करना चाहता था, लेकिन असमर्थ था। इसलिए उसने एक विचार सोचा और इसके बजाय चाकू के सपाट हिस्से का उपयोग करके हड्डियां निकालना शुरू कर दिया। आमतौर पर हड्डियां निकालने वाला व्यक्ति सबसे तेज चाकू या कुल्हाड़ी या कोई और नुकीला औजार इस्तेमाल करता था। दूसरे स्तर के क्रूर जानवर की हड्डियां निकालने में भी अक्सर पूरा दिन लग जाता था। लेकिन वेद प्रताप ने हड्डियां निकालने के लिए चाकू के बहुत मोटे पिछले हिस्से का इस्तेमाल किया। यह बेहद मुश्किल और असंभव था। चाकू से ऐसा लगा जैसे वह ठोस चट्टान को काट रहा हो, और हर इंच को काटने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास और ताकत की जरूरत थी। यह वेद प्रताप को कौशल को समझने के दौरान लगातार अपनी शारीरिक क्षमता को सीमा तक समाप्त करने के लिए मजबूर कर रहा था। पहले दूसरे दर्जे के क्रूर जानवर की हड्डियां निकालने की तुलना में एक कटोरी चावल खाने में ज्यादा समय लगता था, लेकिन अब 2 घंटे भी उसे पूरा करने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। उसे खाने के बाद भी वह पसीने से लथपथ था। शुक्र है कि परिणाम अभी भी अच्छे थे और उसने मांस के टुकड़ों को पहले की तरह ही बड़े करीने से काटा। अगर ग्रेट क्लैरिटी पैवेलियन को पता होता कि वेद प्रताप इन दूसरे स्तर के क्रूर जानवरों की हड्डियां सिर्फ चाकू के पिछले हिस्से से निकालने जा रहा है, तो वे न केवल वेद प्रताप को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाते, बल्कि खुद भी वहां भर्ती हो जाते। रात भर अभ्यास करने के बाद वेद प्रताप पूरी तरह थक गया था। वह शिलालेख के बारे में पूरी तरह भूल गया था और सीधे सो गया। रात भर गहरी नींद के बाद वेद प्रताप भोर से पहले जाग गया और अपनी मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के लिए झो पर्वत पर अपने गुप्त स्थान पर चला गया।
लगातार वार के साथ सूरज आसमान में उगने लगा। इस समय एक युवा लड़का घास के मैदान से आया। वह एक लंबा, स्वस्थ दिखने वाला लड़का था जिसने सफेद कपड़े पहने थे। भाई वेद, तुमने कल मुझसे क्यों पूछा कि शिलालेख चिन्ह कहाँ बेचे जाते हैं? क्या तुमने वास्तव में कुछ उत्कीर्णन पूरा कर लिया है? यह लड़का वास्तव में रक्षित प्रताप था। कल लगभग इसी समय वेद प्रताप ने उससे पूछा था और उसने बिना सोचे समझे जवाब दे दिया था। लेकिन इसके बारे में अधिक से अधिक सोचने के बाद उसे एहसास हुआ कि वेद प्रताप को कोई भी शिलालेख बनाने में सक्षम नहीं होना चाहिए था। हालांकि रक्षित प्रताप को शिलालेख की गहरी समझ नहीं थी, फिर भी वह जानता था कि वेद प्रताप के लिए एक संपूर्ण शिलालेख प्रतीक बनाना असंभव था। यह संभवतः कोई घटिया या आधा अधूरा उत्पाद होगा, और अगर वह ऐसा कुछ बेचने के लिए व्यापार मेले में लाता तो व्यापारी उसे ठग समझकर पीट देते। वेद प्रताप मुस्कुराए और सिर हिलाया, मैंने कुछ खत्म कर दिया। रक्षित प्रताप का दिल दुखा, तुम उन्हें बेचने के लिए लाए हो? मत, लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं बेचा। उम्मीद थी कि उसने कुछ नहीं बेचा होगा, ये व्यापारी मूर्ख नहीं थे। रक्षित प्रताप ने थोड़ी चिंता के साथ अपने दोस्त को देखा। उसकी पिल्ला जैसी आंखें चिंता से भरी हुई थीं जब उसने पूछा, भाई वेद, तुम्हें पीटा तो नहीं गया? वेद प्रताप दंग रह गया और चुप हो गया। उसके इस छोटे भाई की कल्पनाशीलता वाकई बहुत उग्र थी। वह जोर से हंसा और अपने दोस्त के कंधे पर थपथपाया, मैंने वाकई शिलालेख के चिन्ह पूरे कर लिए हैं, और मैं कोई दूसरा ठग नहीं हूँ, मुझे क्यों पीटा जाएगा? यह कहते हुए उसने 4 प्रतीक पत्र निकाले, किलो पर उसने पिछले महीने मेहनत की थी, और उन्हें रक्षित प्रताप को दिखाया। वह नहीं चाहता था कि लिन उसके बारे में चिंता करे। हालांकि जैसे ही रक्षित प्रताप ने इन 4 प्रतीक पत्रों को देखा, उसका चेहरा तुरंत डर से सख्त हो गया। इन प्रतीक पत्रों की शक्लें वाकई देखने में भयानक थीं। उसने अनुमान लगाया कि वेद प्रताप के शिलालेख दूसरे दर्जे के हो सकते हैं, या यहाँ तक कि दोषपूर्ण भी हो सकते हैं, लेकिन यह बहुत ज्यादा था। कागज गाढ़ा पीला था। यह सिर्फ टॉयलेट पेपर जैसा दिख रहा था जिसे बहुत बार इस्तेमाल किया गया हो। कोई मूर्ख ही इसे खरीदेगा। रक्षित प्रताप ने पहले भी शिलालेख मास्टर्स द्वारा बनाए गए कई प्रतीक पत्र देखे थे, और वे हमेशा चमकीले, साफ चादरों पर झिलमिलाते रंगों में होते थे। रक्षित प्रताप को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने खराब दलिया खा लिया हो। उसने एक सूखी मुस्कान छोड़ी। अरे मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई। उसके पास वेद प्रताप को शर्मिंदा करने की हिम्मत नहीं थी, जो शायद पीड़ित था। वह केवल उन कई 100 टैल सामग्री के बारे में सोच सकता था जो अधिक इस्तेमाल किए गए टॉयलेट पेपर बन गए थे। रक्षित प्रताप का दिल तुरंत दर्द से भर गया। यह वास्तव में पैसे की बर्बादी थी। वेद प्रताप ने देखा कि रक्षित प्रताप के हाव भाव बदल गए थे, और वह अनुमान लगा सकता था कि वह इस समय क्या सोच रहा था। उसने बस प्रतीक पत्र को एक तरफ रख दिया। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह रक्षित प्रताप को इस बात को ठीक से समझा सके कि वह समझ सके। भाई वेद, मुझे कहना होगा कि अपनी प्रतिभा और प्रयास से आप जल्द या बाद में नाड़ी संघनन अवधि को तोड़ देंगे। इसके बारे में क्यों परेशान होना है? रक्षित प्रताप ने अपने अच्छे दोस्त को मनाने के लिए गाजर का तरीका आजमाने का फैसला किया। छड़ी ने स्पष्ट रूप से काम नहीं किया था। वेद प्रताप मुस्कुराया और चुप रहा। रक्षित प्रताप गलत नहीं था। भले ही उसने शिलालेख के बारे में चिंता न की हो, लेकिन यह केवल समय की बात थी जब तक वह पल्स कंडेंसेशन चरण तक नहीं पहुंच गया। यहाँ तक कि हॉटियन चरण या यहाँ तक कि प्रसिद्ध जियांटियन चरण भी बहुत मुश्किल नहीं होगा। लेकिन मार्शल पथ पर साधना करना एक दैनिक संघर्ष था, और समय किसी का इंतजार नहीं करता था।
अगर वह युवावस्था में अपनी साधना को जितनी जल्दी हो सके उतना बेहतर नहीं बनाता तो उम्र के साथ यह और भी मुश्किल होता जाएगा। यदि वह विशेष औषधियों या जादुई वस्तुओं का उपयोग नहीं करता और केवल अपने परिश्रम पर निर्भर रहता तो भले ही उसके पास ठोस आधार हो, फिर भी उसे बहुत समय लगेगा। इतना समय जिसे वेद प्रताप खर्च नहीं कर सकता था। इसलिए उसे शिलालेख तकनीक का उपयोग करके पैसा कमाने की जरूरत थी और वह जितना संभव हो सके उतने शॉर्टकट अपनाना चाहता था। उन्होंने कहा, रक्षित, पहले तुम वापस जाओ, मुझे अभी कुछ काम निपटाने हैं। क्या बात है? भाई वेद, आप इन प्रतीक पत्रों को बेचने के बारे में तो नहीं सोच रहे हैं? वेद प्रताप ने हंसते हुए कहा, इसके बारे में ज्यादा चिंता मत करो, मुझे पहले से ही पता है कि चीजें कैसी हैं। जब उसने यह कहा तो वेद प्रताप पहले ही कई दर्जन मीटर दूर निकल चुका था। फक्त रक्षित प्रताप ने देखा कि वेद प्रताप गायब हो गया था और वह केवल उसकी पीठ पर गाली दे सकता था। वह जानता था कि वेद प्रताप ने अपना रास्ता तय कर लिया है और वह इसे बदल नहीं सकता। मेरे भाई, ओह मेरे भाई, कृपया सावधान रहें। हालांकि वेद प्रताप के पास वास्तव में दृढ़ इच्छा शक्ति और आकांक्षाएं थीं, फिर भी कुछ चीजें स्वर्ग के नियंत्रण से भी परे थीं। हालांकि ओमान सिटी में कई दुकानें थीं, लेकिन शिलालेख चिन्ह बेचने की योग्यता रखने वाली दुकानें बहुत ज्यादा नहीं थीं। नीलामी घरों और व्यापार मेलों को मिलाकर कुल मिलाकर 30 से भी कम दुकानें थीं। इनमें से वेद प्रताप पहले से ही उनमें से अधिकांश का दौरा कर चुका था और बिना किसी अपवाद के सभी से खारिज कर दिया गया था। यह सिर्फ इतना था कि वह केवल एक प्रशिक्षु था। कभी कभी एक प्रशिक्षु भाग्यशाली होता है और एक पूर्ण उत्पाद बना देता है, लेकिन कोई भी ऐसे संदिग्ध उत्पाद पर अपने कीमती हथियारों को बर्बाद नहीं करना चाहेगा। वेद प्रताप इस झटके से थोड़ा निराश था, लेकिन इसका उस पर कोई असर नहीं हुआ। वह मन ही मन जानता था कि उसे बस कुछ और समय की जरूरत है और फिर उसे अपनी मेहनत का फल मिलेगा। तुम हमें यह शिलालेख बेचना चाहते हो? क्या तुम मजाक कर रहे हो छोटे बच्चे? तुम इतने छोटे हो और फिर भी तुम इतना बेईमान काम करना चाहते हो। इसे बेचा ही नहीं जा सकता। जाओ जाओ और मेरे व्यापार में देरी मत करो। तुम रास्ता रोक रहे हो। 100 खजाने के हॉल के दुकानदार ने अधीरता से उसे दूर कर दिया। निजी दुकान मालिकों के व्यवहार हमेशा अधिक पेशेवर नीलामी घरों से भी बदतर होते थे। वेद प्रताप ने इसे बहुत दिल से नहीं लिया, लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, उसने एक जाना पहचाना चेहरा देखा। यह एक बेहद खूबसूरत चेहरा था, लेकिन वह उसे देखने से भी कतरा रहा था। उससे कुछ ही दूरी पर हल्के पीले रंग की पोशाक पहने 2 लड़कियां थीं। उनमें से एक वह थी जो कुछ महीने पहले अपनी वादा की गई मुलाकात से चूक गई थी और सन्नी बत्रा के साथ रक्षक मार्शल एकेडमी हाउस जिया विभोर में जाने के लिए गई थी। जिया विभोर भी अभी अभी आई थी और उसने वेद प्रताप के हाथ में 4 मैले कुचैले प्रतीक पत्रों को देखा और दुकानदार द्वारा कहे गए शब्दों के बारे में सोचा। उसका ओस भरा रंग बदल गया। जिया विभोर ने पहले कभी शिलालेख प्रतीक कागज नहीं देखे थे, लेकिन अगर उसने देखे भी होते तो भी वह उन काल्पनिक वस्तुओं को वेद प्रताप के हाथ में मौजूद इन खुरदुरे कागजों से नहीं जोड़ पाती। उसने अनुमान लगाया कि वेद प्रताप सामान फिर से बेच रहा था। कुछ सामान ज्यादा महंगे नहीं थे और वे ऐसी चीजों को खरीदने की कोशिश करते और उन्हें ज्यादा आम, कम कीमत वाले बाजारों में कीमत के अंतर पर बेचते। इस तरह के काम में मुनाफा कम था और सबसे बढ़कर यह ऐसा काम नहीं था जिसे कोई अपना सिर ऊंचा करके देख सके। इसके अलावा वेद प्रताप का परिवार अमीर नहीं था और उसे जीवनयापन के दैनिक खर्चों के साथ साथ मार्शल आर्ट की साधना का खर्च भी उठाना पड़ता था। हाल ही में उसके पास पैसे की कमी रही होगी और इसलिए उसने जो भी संभव था
करने की कोशिश की। इस विचार के साथ जिया विभोर ने आह भरी। उसे नहीं पता था कि उसे इस स्थिति में कुछ कहना चाहिए या नहीं। उसे लगा कि उसने जो कुछ भी कहा वह संभवतः वेद प्रताप की गरिमा को ठेस पहुंचा सकता है, लेकिन वह यह भी दिखावा नहीं कर सकती थी कि उसने उसे नहीं देखा है। अब तक दुकानदार जिया विभोर को देख चुका था और उसका बदसूरत चेहरा तुरंत स्वागत में मुस्कुराया। अतीत से अब तक ऐसा लग रहा था जैसे वह बिल्कुल अलग व्यक्ति हो। यह युवती, तुम कौन सा सामान खरीदना चाह रही थी? कल तुमने एक तलवार खरीदी थी, क्या इसका इस्तेमाल करना आसान था? अरे हाँ, और वह युवा मास्टर जो कल तुम्हारे साथ आया था, क्या तुम साथ आए थे? मैं उसे नहीं देख पा रहा हूँ। यह स्पष्ट था कि स्टोरकीपर ने युवा मास्टर का जिक्र सन्नी बत्रा के लिए किया था। स्टोरकीपर के चेहरे पर मुस्कान देखकर वेद प्रताप को भी पता चल गया कि पिछली बार जब सन्नी बत्रा जिया विभोर के साथ यहाँ आया था तो स्टोरकीपर ने बहुत पैसा कमाया था। जिया विभोर ने नहीं सोचा था कि दुकानदार इस समय सन्नी बत्रा का जिक्र करेगा, जिससे स्थिति और भी अजीब और तनावपूर्ण हो गई। वह यह बताना चाहती थी कि उसने सन्नी बत्रा के साथ कुछ नहीं किया है, लेकिन उसने अपनी बात को अपनी ज़बान पर ही रखा। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसने खुद को मजबूत किया। वह अब छोटी बच्ची नहीं थी और उसे इन बातों के बारे में स्पष्ट होना था। जल्दी या बाद में वह जू परिवार में शादी करेगी, और हालांकि वह सन्नी बत्रा को पसंद नहीं करती थी, लेकिन अपने लक्ष्यों के लिए उसने अपनी नियति के आगे घुटने टेक दिए थे और विश्वासघात का रास्ता चुना था। थोड़ी और तनावपूर्ण असहजता के बाद जिया विभोर ने धीमी आवाज में पूछा, काफी समय हो गया है, क्या आप ठीक हैं? ठीक है, वेद प्रताप ने शांति से उत्तर दिया। जो बीत गया सो बीत गया, वह इन मामलों पर ज्यादा बात नहीं करना चाहता था। ठीक है। अगर तुम सच में ठीक थे तो तुम वहां कैसे रह सकते थे? एक 15 साल का लड़का खेती के दर्द से पीड़ित है, साथ ही उसे अपनी आजीविका के बारे में भी चिंता करनी पड़ रही है और दूसरों का उपहास भी सहना पड़ रहा है। क्या यह वाकई ठीक था? जिया विभोर को वेद प्रताप की जिद का पता था, लेकिन उसका यह रूप देखकर वह केवल आग्रह कर सकती थी, आपने वापस लौटने के बारे में नहीं सोचा था? वापस मुड़ो। कहाँ वापस मुड़ो? हाँ हाँ, क्या तुम मुझे मार्शल आर्ट छोड़ने के लिए कह रहे हो? मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि मार्शल आर्ट साधना शरीर के लिए खतरनाक है। अगर आपके पास दवा खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं, तो स्थायी विकलांगता का शिकार होना आसान है। जिया विभोर ने आह भरी और उसकी नजर वेद प्रताप के हाथ में मौजूद प्रतीक पत्रों पर पड़ी। कुछ छोटे मोटे सामान को फिर से बेचकर जो पैसे मिलते हैं वे मार्शल आर्ट साधना की जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी नहीं हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको अभी तक किसी चीज से नुकसान हुआ है। मुझे पता है कि आप सुनने को तैयार नहीं हैं, लेकिन मैं यह नहीं सोचना चाहती कि जीवन में आगे चलकर आप सिर्फ बिस्तर पर लेटे रहेंगे। उसके दिल की बात सुनकर वेद प्रताप मुस्कुराया और कहा, सलाह के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। मैं कभी हार नहीं मानूंगा। उसने अपना हाथ उठाया और प्रतीक पत्र पर जलती हुई लौ की खूबसूरत छवि की ओर इशारा करते हुए कहा, मार्शल कलाकार का मार्ग इस ज्वाला की तरह है। मार्शल आर्ट का अभ्यास करने से केवल दर्द ही होगा। खतरे अनगिनत हैं और रास्ता बाधाओं से भरा है। जो कोई भी इस पर चलता है वह अंततः राख में बदल जाएगा, लेकिन सच्चा मार्शल कलाकार इस राख से पुनर्जन्म लेगा। भले ही मैं केवल एक छोटा और कमजोर पतंगा होता, मैं बिना किसी हिचकिचाहट के आग की लपटों में चला जाता।
मैं 1 लाख में एक मौके के लिए अपने भाग्य से लड़ूंगा कि मैं अपने स्वयं के संसार का अनुभव करूं और एक ज्वलंत फीनिक्स के रूप में पुनर्जन्म लूं। और अब भी मैं अब पतंगा नहीं हूं। वेद प्रताप ने हल्की मुस्कान के साथ ये शब्द कहे। उसने अपने प्रतीक पत्र एक तरफ रख दिए और चुपचाप चला गया, केवल अपनी अकेली लेकिन गर्वित पीठ की छाया छोड़ गया। वेद प्रताप ने 100 खजानों के हॉल को पतंगे की तरह रोशनी की ओर छोड़ दिया। यह उसकी मार्शल आर्ट का दिल था। यह उसका दांव था। वह उस दिन तक दृढ़ रहेगा जब तक वह निर्वाण तक नहीं पहुंच जाता। वह उस दिन तक आराम नहीं करेगा जब तक वह आसमान में नहीं उड़ जाएगा।